हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई। एंड चलिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी लॉजिक एंड इंडियन फिलोसफी जो है वो ऑलमोस्ट लॉजिक तो हमने हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया है ऑन द चैनल। एंड यू कैन गो टू द चैनल डीमिस्टिफाई एंड चेक आउट द वीडियोस, गो टू द प्लेलिस्ट इंडियन फिलोसफी लॉजिक एंड उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब हम हमारे थर्ड डिसिप्लिन यानी कि इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ दिस पेपर इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी इज अ न्यू पेपर इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स फिलोसफी ऑनर्स। तो इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी जो था वो पहले नहीं था, इस ही साल से इंट्रोड्यूस हुआ है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2022। तो उसी के साथ ये जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, पावरफुल आइडियाज। अब हम लोग जो है वो सबसे पहले ओके, लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑल्सो हियर। तो हमारा यूनिट 1 है फिलोसफी दर्शन अनविकसिकी तत्व। दिस इज अ यूनिट 1 और उसमें हमें जिन जिन बुक से पढ़ना है दैट इज फिलोसफी द पावर ऑफ आइडियाज, then a history of western philosophy by Russell, then fundamentals of Indian philosophy by Ramakrishna Puligandla, and then we have to read Arthashastra, the quarterly Arthashastra, that is. So these are the books that we have to read for our यूनिट 1। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद फिलोसफी द पावर ऑफ आइडियाज के साथ। On the night of February 26, 2012, volunteer George Zimmerman, 28, drove his SUV through the retreat at Twin Lakes, a gated community near Orlando, Florida. Upon seeking an individual he didn't know walking around inside the gates, Zimmerman called the local police department. The individual, 17-year-old Trayvon Martin, who was visiting someone in the community with his father, was on his way back from the local 7-Eleven. तो यहाँ पर basically to introduce with the subject and with the topic philosophy इस बुक में जो है हमें एक स्टोरी के साथ शुरू करा गया है कि 26 फरवरी 2012 की रात को जॉर्ज जिमरमैन जो था वो रिट्रीट ट्विन लेक जगह पर पहुंचा। वहां पर एक 17 साल का बच्चा था ट्रेवर मार्टिन, जो अपने फादर के साथ था, जो किसी को मतलब वहीं पे लोकल कम्युनिटी में किसी को विजिट करने आया था। एंड वो लोकल 7-Eleven से रिटर्न हो रहा था। लोकल 7-Eleven इज लाइक अ शॉप, ठीक है। तो मार्टिन जो है वो एक हुडी पहने हुआ था। उसके पास जो ट्रेवन मार्टिन ही वाज 17 ईयर ओल्ड, राइट, 17 ईयर ओल्ड। तो स्किटल्स जैसे जेम्स आते हैं उस टाइप की एक उसका कैंडी का नाम होता है, उसको कैरी करा था। उसके पास एक आइस टी की कैन थी और उसका फोन था। जिमरमैन ने मार्टिन को देखा कि वो कटिंग बिटवीन हाउसेस। ना व्हाट इज कटिंग बिटवीन हाउसेस इज कि वो ऐसे नो घरों में ताक झाक कर रहा था, कुछ ढूंढने की, कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था। एंड वॉकिंग टू स्लोली फॉर द इंक्रीमेंट वेदर। मतलब जिमरमैन का कहना है कि मार्टिन जो है वो बहुत धीरे धीरे चल के और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। While still on the phone with the police dispatcher, Zimmerman left his car. तो जिमरमैन ने ट्रेवन मार्टिन को ऑब्जर्व करा और फिर लोकल पुलिस को कॉल करा कि अच्छा ये दिस इज समथिंग रॉन्ग, दिस पर्सन इज दिस एंड दैट, इस तरीके से। तो जिमरमैन अपने कॉल पे मतलब फोन पे था पुलिस के साथ और इतने में ही उसने बात पूरी नहीं करी और उसने अपना कार छोड़ के जो एसयूवी उसने ड्राइव करा था वो उतर के ट्रेवन मार्टिन के पास गया। वहां पर एक फाइट हुई और ट्रेवन मार्टिन जो था वो मरा हुआ जमीन पे पड़ा हुआ था। ओके, तो उसको जिमरमैन ने गोली मारी थी सीने, छाती पे, चेस्ट पे, क्लोज रेंज, मतलब बिल्कुल पास से जो थी ट्रेवन मार्टिन को जिमरमैन ने गोली मारी थी। अब मार्टिन जो था उसके पास पहले से बंदूक वगैरह कुछ नहीं थी, वो आर्म्ड नहीं था, तो वो बंदूक उसके पास नहीं थी। जिमरमैन ने पुलिस को बताया कि मार्टिन ने उस पर अटैक किया और उसने मार्टिन को सेल्फ डिफेंस में मारा। तो पुलिस ने जिमरमैन को पकड़ लिया, जो कि जिसकी नाक से खून बह रहा था और लैसरेशंस, मतलब कि उसकी चोट, मतलब उसके सिर के पीछे भी चोट वगैरह आए हुए थे। और बहुत घंटों तक उसको क्वेश्चन करते रहे, क्या हुआ, क्यों मारा, कैसे हुआ, वहां क्या पहुंचे, किस टाइम पे, एवरीथिंग। और फिर बाद में उसको छोड़ दिया। ये इंसिडेंट जो था इसको नेशनल अटेंशन मिला क्योंकि रेसिस्ट मूवमेंट्स की वजह से। अब जिमरमैन जो था वो एक हिस्पैनिक अमेरिकन था ऑफ अ मल्टी रेशियल बैकग्राउंड और मार्टिन एक अफ्रीकन अमेरिकन था। अब आप सभी को पता है कि रेसिज्म इज वेरी वेरी प्रेवलेंट इन अमेरिका इवन इन दीज डेज, आज तक भी। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 2012, करंटली 2023 में भी रेसिज्म इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम देयर इन अमेरिका।
एंड ये इस इंसिडेंट, पर्टिकुलर इंसिडेंट ने नेशनल न्यूज, इसीलिए नेशनल वो इसीलिए अटेंड करा क्योंकि अफ्रीकन की वजह से, बिकॉज ट्रेवन मार्टिन, बहुत रिसेंटली अभी एक लॉयड था जिसके साथ, वो अफ्रीकन अमेरिकन था, उसके साथ भी यही किया था। रेसिज्म इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम देयर। तो यही इसी वजह से इस न्यूज ने जो है वो नेशनल अटेंशन गेन करा था रेसिज्म के चलते हुए। एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करा गया था ताकि पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखा जाए डिटेल में, और धीरे धीरे करके उस प्रोसिक्यूटर ने जिमरमैन को मर्डर के साथ चार्ज करा कि यस, जिमरमैन हैज मर्डर्ड 2nd डिग्री में, और जिमरमैन ने फिर अपने आप को उसने कन्फेस कर दिया और फिर जिमरमैन को कस्टडी में रखा गया। तो जैसे कि ये बुक, जैसे एज वी राइट दिस, जैसे लिखा गया है कि जिमरमैन को अभी तक ट्रायल नहीं मिला है। What he is, various kinds of questions will, when he is, various kinds of questions will be examined. तो जब जिमरमैन का ट्रायल किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको एग्जामिन किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल होंगे, जैसे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था जब जिमरमैन अपनी कार से उतरा, क्यों उतरा, क्या जिमरमैन ने मार्टिन को पहले मारा या फिर मार्टिन ने पहले मारा, मतलब क्या मार्टिन ने अटैक किया जिमरमैन पे, और कुछ लोगों का कहना है कि हाँ कोई हेल्प या कुछ इस तरीके से आवाज आ रही थी, तो वो किसकी आवाज थी, जिमरमैन की आवाज थी या फिर मार्टिन की आवाज थी। और क्वेश्चंस, अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन कि एक्चुअल में फैक्ट्स क्या थे, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद लीगल क्वेश्चंस होंगे कि क्या जिमरमैन ने कोई लॉज तोड़े, क्या तोड़े, हाँ भाई उसने मारा और फिर मर्डर करा या फिर फाइट करा। फिर लीगल क्वेश्चंस जो है, फर्दर आंसर्स डिपेंड, आंसर ऑन द फैक्ट्स, द लीगल क्वेश्चंस डिपेंड, लीगल क्वेश्चंस किस पे डिपेंड करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर। जो फैक्ट्स होंगे उससे पता चलेगा कि हाँ क्या जिमरमैन ने उसको मारा तो उसने मतलब लॉ ब्रेक करा, अगर उसने अपने सेल्फ डिफेंस में करा तो नहीं करा। एंड विच फैक्ट्स मैटर इज डिटरमाइंड बाय व्हाट लॉज परटेन। तो अब यहाँ पर बात क्या आ रही है, देखिए उसकी आप नेचर देखिए कि लीगल क्वेश्चंस जो है वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, कि फैक्ट्स क्या थे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लीगल क्वेश्चन मतलब कि इसकी लीगैलिटी कितनी है। और जो फैक्ट्स है, अब वो कौन से फैक्ट्स जरूरी है वो किस पे डिपेंड करेंगे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, मतलब कौन पहले, किसने मारना पहले शुरू किया, जिमरमैन ने पहले अटैक किया या मार्टिन ने पहले अटैक किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर विल बी अ फैक्ट। तो ओके, द फैक्ट इज दैट ही स्टार्टेड हिटिंग फर्स्ट, एंड जो फैक्ट्स है उससे लीगल क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। तो ये तो हमने दो टाइप देख लिया, चलो फैक्चुअल क्वेश्चंस, लीगल क्वेश्चंस। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन, और हमें इस थर्ड काइंड पे फोकस करना है। जिमरमैन केस जो है वो फ्लोरिडा का स्टैंड योर ग्राउंड लॉ को इन्वॉल्व करता है। अब ये स्टैंड योर ग्राउंड लॉ क्या है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है जो बताता है कि एक पर्सन अपने आप का बचाव करने के लिए फोर्स का यूज कर सकता है विदाउट एन ऑब्लिगेशन टू रिट्रीट वेयर देयर इज अ रीजनेबल बिलीफ ऑफ अ थ्रेट। तो स्टैंड योर ग्राउंड लॉ का मतलब है कि अपने बचाव के लिए अगर किसी इंसान को लगता है कि उसकी जान खतरे में है, उसके ऊपर थ्रेट है, तो वो अपने बचाव के लिए बिना कुछ सोचे समझे फोर्स का यूज करके सामने वाले को हिट कर सकता है, मतलब उसे अपनी सेल्फ डिफेंस करना है। ये है फ्लोरिडा का स्टैंड योर ग्राउंड लॉ। तो क्या ये एक सही लॉ है, क्या ये एक जस्ट लॉ है, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। ये लॉ है नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ये लॉ जो है वो क्या एक अच्छा, क्या जस्ट, क्या फेयर लॉ है, क्या गुड लॉ है, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। और ये शायद तक जिमरमैन के ट्रायल पे नहीं, इसको मतलब शायद इसको डिस्कस नहीं करा जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ लॉ। ये ऑलरेडी लॉ है, इसके बेसिस पे अब जितनी भी पोस्ट प्रोसीडिंग होंगी इसके बेसिस पे होगी। तो जॉर्ज जिमरमैन के ट्रायल पे ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्या ये लॉ जस्ट है, क्या ये लॉ सही है कि आप अपने डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सामने वाले को मारो करो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, योर डिफेंस इज इंपॉर्टेंट। तो if the stand your ground law enables George Zimmerman to avoid being unjustly convicted for murder, this is a good thing. बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर गलत है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर ये लॉ, स्टैंड योर ग्राउंड लॉ जो है, इस वजह से जिमरमैन को जबरदस्ती, मतलब उसकी गलती ना होते हुए अगर उसको मर्डर के लिए कन्विक्ट करा जाए तो फिर वो गलत है। लेकिन अगर उसकी गलती है और वो इस लॉ के चलते कि मैंने तो सेल्फ डिफेंस में मारा था और वो इसके चलते अगर वो बच के निकल जाए, देन दिस इज अ वेरी रॉन्ग लॉ, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, इस तरीके के फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जो है वो और फंडामेंटल क्वेश्चंस है जो हम पूछ सकते हैं। मतलब
मतलब इससे भी और ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चंस भी हम पूछ सकते हैं, ठीक है. तो of course does not necessarily mean they are pressing questions like how can I get this computer to run right. That is an example of a question that can be pressing in a way in which philosophical questions rarely are. You rarely have to drop what you're doing to answer philosophical questions. कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि philosophical questions जो होते हैं वो बहुत ही pressing questions नहीं होते. pressing मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो इनकी बहुत ही urgent need है, नहीं अभी के अभी इसको question को answer करना पड़ेगा. In fact वो हम कर भी नहीं सकते हैं, बिकॉज फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए या आंसर तक पहुंचने के लिए देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू गो. बहुत लोगों के साथ डिबेट करने पड़ेंगे, एविडेंस देखना पड़ेगा, फैक्ट देखना पड़ेगा, खुद की थ्योरीज डेवलप करनी पड़ेगी, हाइपोथेसिस वगैरह, एवरीथिंग. सो बात यही है कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस आर नॉट ओनली प्रेसिंग क्वेश्चंस, बहुत ही अर्जेंट नीड वाले क्वेश्चंस नहीं होते. लेकिन हम और ज्यादा let's look more carefully at this question. How can I get my computer to run right? अब आप philosophical question के बैकग्राउंड में देखें तो ये how can I get ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिलेट करता है कि आपको अगर नहीं पता है कि कंप्यूटर को कैसे सही चलाना है तो ये आपके अच्छे से आपको वर्क करना. अभी जैसे कि आपको पता है कि ओके देयर इज समथिंग यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर कंप्यूटर. आपको ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है और ओके नॉट इवन अ प्रोजेक्ट, आपको ऑनलाइन एक क्लास अटेंड करना है. ओके जैसे पैंडेमिक में हुआ ही था कि देयर इज एन ऑनलाइन क्लास शेड्यूल्ड एंड यू हैव टू अटेंड दैट. अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो विल यू बी एबल टू अटेंड द क्लास? नो. तो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी प्रेसिंग एंड फंडामेंटल, मतलब ये बहुत ही प्रेसिंग क्वेश्चन है. प्रेसिंग क्वेश्चन इन द सेंस कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के हम सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं. other questions other than philosophical questions होते हैं. philosophical questions are not pressing questions, urgent questions जिसको आपको उसी वक्त आपको आंसर ढूंढने की जरूरत पड़ती है. ये आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जैसे what kind of life should you live implies that the life you live is up to you. However, is this really correct? Is it true that the life you live is up to you? अब देखिए यहाँ पर is it true that the life you live is up to you? This is a philosophical question. जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शुड यू लिव, तो इससे क्या पता चलता है आपको किस टाइप की जिंदगी जीना चाहिए. तो इसे देखते हैं कि वो आपके हाथ में, आपकी मर्जी है कि आपको कैसी लाइफ जीनी चाहिए. बट क्या ये एक्चुअल में होता है? एक्सक्यूज मी, यू मे बी सेइंग व्हाट यू मीन इज द लाइफ आई लीड अप टू मी. ऑब्वियसली इट इज अप टू मी. तो आप ही बोलोगे कि एक्सक्यूज मी, आपका कहने का मतलब क्या? हाँ, जैसे मैं जीना चाहूँ वैसे ही, वो मेरी मर्जी है. मैं जो भी करूँ मेरी लाइफ है, मैं उसके साथ कैसे करूँ. बट एक्चुअली इज इट ट्रू? आप खुद इस चीज का, इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछिए. ठीक है, जैसे कि आप कहेंगे कि कोई भी मुझे नहीं बोल रहा है कि मैं ये बुक पढूं, कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आप ये यूट्यूब, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रहे, तो आप बोलोगे हाँ, मुझे किसी ने बोला थोड़ी ना कि ये यूट्यूब खोल के और ये वीडियो को देखो, इस बुक को पढ़ो, इस मैटर को समझो. किसी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है ये काम. तो ऑफ कोर्स नो डाउट लोगों को यही लगता है कि जो भी वॉलेंटरी एक्शंस वो लोग करते हैं, मतलब बुक पढ़ना, सोना, खाना, पीना, उठना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी मर्जी है. बट दैट्स सॉर्ट ऑफ व्हाट इट मीन्स टू से दैट एन एक्शन इज वॉलेंटरी. बट व्हाट अबाउट आवर डिजायर्स, वैल्यूज, उनका क्या? ठीक है, आप ओके आपने आर्ग्यू कर लिया, ठीक है, मैं मान भी गई कि हाँ द लाइफ यू लीव इज अप टू यू, आपकी मर्जी की आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं. बट अच्छा, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाओं का क्या? आपके पास जो वैल्यूज है उसका क्या? अब बहुत सारे ऐसे कल्चर्स है जिसमें वैल्यू में सिखाया जाता है कि अच्छा आपको सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने बड़ों के पैर छूना है. सो नाउ इज दिस अप टू यू? क्या आपने अपनी मर्जी से इस वैल्यू को सीखा है? नहीं. यू लर्नड इट और यू आर टेकिंग इट अप एज अ वैल्यू बिकॉज आपकी फैमिली में वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है. तो ये आपके ऊपर नहीं है. हमारे वॉलंटरी एक्शन जो है वो हमारे डिजायर, वैल्यू से ही निकलते हैं. और फिर क्वेश्चन, अब मतलब डिजायर से आपकी इच्छा है कि यार मुझे बड़े होकर जॉब करना है, अच्छी सी जॉब चाहिए. जॉब करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा. सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके वॉलंटरी एक्शंस आपके डिजायर्स की वजह से आते हैं. आपकी इच्छा थी कि आप ये करो, इस वजह से आप आज ये कर रहे हो. ठीक है, इस बुक का डायरेक्ट कोई आपके में भी उस पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, बट फिर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, एग्जाम में अच्छे आएंगे तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी. तो ये जो हमारी डिजायर है कि आपको जॉब करना है, क्या ये सच में आपके ऊपर है? आप बताइए कि क्या इज इट योर विश कि आपको जॉब करना है और इज इट योर पेरेंट्स विश?
या इज इट द सोसाइटीज प्रेशर कि आप सोसाइटी में देख रहे हैं सब अच्छी जॉब कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, मुझे भी जॉब. तो आर द डिजायर्स, द विशेस दैट वी हैव रियली अप टू अस? जो वैल्यूज हमारे पास है, क्या वो सच में हमने लिए होते हैं? क्या वो हमारी मर्जी से हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं? And as an experiment, you might try to change a desire or a value by an act of will. Will yourself to believe, for example, that it is actually right or good to hurt kittens. अब आप बताइए कि क्या आप अपने आप को मना सकते कि हाँ यार, एक बिल्ली के छोटा सा प्यारा सा पपी है, उसको तो मारना, हर्ट करना अच्छा है. क्या आप ये कर पाओगे? नो. क्योंकि वो आपके वैल्यूज नहीं है. और वो वैल्यूज आपको किसने दिए? आपके पेरेंट्स ने. आपके घर से आपको ये वैल्यूज मिले कि नहीं, बिल्ली या डॉग या काउ, इनको हर्ट नहीं करना है. अच्छा ठीक है, अब ये वैल्यू हो गया. अब डिजायर सोचिए, कैन यू मेक योर सेल्फ नॉट डिजायर इट बाय एन एक्ट ऑफ विल? एक डिजायर के बारे में, अच्छा मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, और क्या आप उस डिजायर को नॉट डिजायर में बना सकते हो कि नहीं मेरी तो इच्छा नहीं है? नहीं कर सकते. क्योंकि अगर आपके डिजायर आपके ऊपर होते तो आप उसको चेंज कर लेते कि हाँ ये मेरा डिजायर नहीं कि मुझे ये नहीं करना है. तो डिजायर्स, वैल्यू, एक्शंस या जो लाइफ हम जीते हैं, इट इज नॉट वेरी क्लियर वेदर रियली दे आर अप टू अस और नॉट. अगर हम पॉलिटिक्स पे अटेंशन पे करें, रेडियो को सुने, तो हमें पता चलेगा कि हम एक ऐसे एरिया में, ऐसे एनवायरमेंट में जी रहे जो कि बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड है. बहुत लोगों को लगता है कि जो लोग हैं वो खुद अपनी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई गरीब है तो वो इस वजह से है क्योंकि वो उसकी खुद की गलती है, वो गरीब है, वो मेहनत कम कर रहा है, वो कमाने नहीं जा रहा है, या फिर वो पढ़ाई अच्छे से नहीं करी तो जॉब अच्छे से नहीं मिली, उसे पढ़ना चाहिए था. सो लोगों को लगता है कि वो उनकी खुद की गलती है कि वो गरीब है. और फिर इस वजह से कि उनको पैसे देना लेना भी वो गलत समझते हैं कि then subscribe to they may then subscribe to the idea that it would be wrong to take money from those who have lots and give it to people who are in need. तो अब ये इस कारण से कि अरे यार ये तो खुद उनकी गलती है कि वो लोग गरीब है. फिर उसके बाद ये व्यू भी आ सकता है कि नहीं नहीं ये गलत है कि आप रिच, ऐसे हम बोलते हैं ना बहुत बार कि रिच से लो एंड देन गिव इट टू द पुअर जो नीडी है. तो आपको ये भी लगने लगेगा फिर तो कि ये तो गलत है. जब वो गरीब खुद अपने उससे है, अपनी वजह से गरीब है, देन व्हाई इज इट नेसेसरी? तो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन. इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया आपको फिलोसफी टॉपिक से. नाउ व्हाट इज फिलोसफी? द वर्ड फिलोसफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड philein, which means to love, and sophia, which means knowledge or wisdom. So because knowledge can be discovered in many fields, the Greeks who invented philosophy thought of any person who sought knowledge in an area as a philosopher. तो कोई भी एक इंसान जो किसी भी एक एरिया, सब्जेक्ट, टॉपिक के ऊपर नॉलेज गेन कर रहा है एज अ फिलोसोफर. Thus philosophy once encompassed nearly everything that counted as knowledge. तो आज आपको पता होगा जो एमफिल की डिग्री होती है, व्हाट इज दैट एमफिल की डिग्री? दैट इज मास्टर्स इन फिलोसफी. या जो पीएचडी की डिग्री होती है, व्हाट इज दैट? दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी. तो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी डजंट मीन कि आप फिलोसफी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट कर रहे हो. डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन मैथ्स, इन मैथमेटिक्स, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन केमिस्ट्री. तो इसका मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट की बहुत ही एक्सटेंसिव नॉलेज गेन करिए. सो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी का मतलब होता है कि आपने एक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का आप बोल रहे हैं, उस सब्जेक्ट की आपको बहुत ही एक्सटेंसिव हाई लेवल की नॉलेज एज कम्पेयर टू द मे बी वन जिसने बैचलर्स करा है. सो दैट इज व्हाट इज पीएचडी एंड एमफिल. तो फिलोसफी का एक टाइम पर मतलब ये था कि एनीथिंग विच had knowledge in it, या जिसको हम नॉलेज की तरह काउंट कर सकते थे, that was philosophy. ये जो व्यू है फिलोसफी का, ये 2000 सालों से भी ज्यादा तक चला. बिकॉज आपको पता होगा कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज. इट इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल साइंस. क्योंकि अच्छा, फिलोसफी ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशियोलॉजी. फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स पॉलिटिकल साइंस. फिलोसफी ऑफ नंबर्स, इट्स मैथमेटिक्स. ये हो गया. हम इस तरीके से इसको रिगार्ड किया जाता था. The full title of Sir Isaac Newton's Principles. और यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? In which 1729 Newton set forth his famous theories of mechanics, mathematics and astronomy is mathematical principles of natural philosophy. तो मतलब उसके बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग, उसकी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स की एक डीप स्टडी. उस टाइम पर फिजिक्स जो था वो
वो अभी तक मतलब उस टाइम तक 2000 साल पहले तक या 1729 ईयर तक भी फिजिक्स को भी फिलोसफी का ही एक माना जाता था कि इट्स अ वेराइटी ऑफ फिलोसफी, एक टाइप की फिलोसफी है. इन फैक्ट एट सम पॉइंट नियरली एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट जो हमारी उसमें लिस्टेड है अभी करिकुलम में जो पढ़ते हैं, वो पूरा के पूरा जो था वो कहीं ना कहीं फिलोसफी के अंडर ही आता था. जैसे कि अगर हम डिग्री इन साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह तो सब में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स द डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी. The doctorate of philosophy in political science, doctorate of philosophy in economics, doctorate of philosophy in psychology. However, philosophy can no longer claim those subject areas that have grown up and moved out of it. कहने का मतलब है कि पहले तो एक टाइम पर तो सारी चीज़ों को फिलोसफी के अंडर ही माना जाता था, लेकिन अब जो जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो फिलोसफी से निकल के अब अपने सर्टन स्ट्रीम में जा चुके हैं, अब उसको वापस फिलोसफी में काउंट नहीं किया जा सकता. तो फिर ये तो हमने 2000 साल पहले की बात करी कि 2000 साल पहले फिलोसफी ऐसा था वैसा था. तो फिर आज फिलोसफी क्या है? व्हाट डज दिस मीन टुडे? 2012 में the Republican Party of Texas adopted a platform that opposed the teaching of skills that have the purpose of challenging the students' fixed beliefs and undermining parental authority. The Republican Party of Texas was not targeting philosophy per se, and the philosophy has nothing to do with undermining parental authority, but philosophy has everything to do with challenging fixed beliefs. तो यही बात करें कि philosophy का मेन मतलब होता है कि fixed belief को challenge करना, जो हमने मन में हमारे फिक्स बिलीव कर रखे हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, दिस इज सुप्रीम, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, उसको चैलेंज करना, उसको क्वेश्चन करना, वेदर वॉट एवर वी नो, वॉट एवर वी थिंक, इज इट राइट और नॉट. But philosophy has everything to do with challenge. In fact, philosophy is the challenging of fixed beliefs. मतलब ये जो हम fixed belief को challenge करने का, question करने का काम करते हैं कि whether what we know is absolutely correct or not, whether it is the ultimate reality or not, that is what is philosophy. By means of careful thinking and logic. और ऐसे ही नहीं कि हमने कुछ भी उठा के बोल दिया कि हाँ क्या सही है कि नहीं. लॉजिक का यूज करके, क्रिटिकल रीजनिंग का यूज करके हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं बेटर वॉट एवर वी नो इज एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट. So this indeed is a good definition of contemporary philosophy as one could come up with. So it is the challenging of fixed beliefs by means of careful thinking and logic. What philosophy is in today's times. Philosophical questions. To understand a subject, we should look at the question it tries to answer. Is it good to spread freedom? How do we know that? And by the way, what is freedom? These are questions of philosophy. तो क्या फ्रीडम को फैलाना, लोगों को फ्रीडम देना सही है? अच्छा, हमें कैसे पता अगर वो सही है कि गलत है? कि क्या कुछ लोगों को मतलब क्या लोग सभी लोगों को इक्वल फ्रीडम देनी चाहिए या कुछ को नहीं, हमें थोड़ा सा कैप्चर करके रखना चाहिए, मतलब फुल फ्रीडम नहीं देना चाहिए. एंड एक्चुअल में फ्रीडम होता क्या है? वॉट इज फ्रीडम? वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? ऑल दीज आर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चंस जो है वो जैसे इकोनॉमिस्ट, फिजिसिस्ट, हिस्टोरियंस वो इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते. फ्रीडम क्या है, क्या नहीं है, क्या फ्रीडम अच्छा है, क्या फ्रीडम जस्ट है, क्या फ्रीडम को स्प्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑल दीज. तो यहाँ पर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस की कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ गॉड, ओके, और डू एंड्स जस्टिफाई मीन्स, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज आर्ट. तो यहाँ पर ये लिस्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एक लिस्ट दी हुई है कि व्हाट आर द डिफरेंट फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस. Clearly, it is possible to go through life without spending a moment wondering about such questions. But most of us have at least occasional moments of reflections about one or another of them. तो हाँ, बहुत easily, what is truth? हम नहीं भी सोचे तो हमारी लाइफ चलेगी. देयर इज नॉट अ वेरी प्रेसिंग क्वेश्चन, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा था. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूरे लाइफ स्पेन में हर कोई इन क्वेश्चंस के ऊपर, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन के ऊपर तो रिफ्लेक्ट करता ही है. ऐसा क्यों है? क्या भगवान सच में है? कहाँ है तो किस फॉर्म में है? क्यों हमें नहीं दिखते हैं? ट्रूथ क्या होता है? फ्रीडम क्या होती है? ये सभी क्वेश्चंस पे एक ना एक बार हम लोग फंबल अपॉन करते ही करते हैं. तो रियल लाइफ एथिकल डिलेमास प्रोवाइड एन एक्सीलेंट इलिस्ट्रेशन. Whenever we think about a topic long enough, if our thinking is the least bit organized, we may end up engaged in philosophy. तो रियल लाइफ एथिकल, किसी भी एक टॉपिक के बारे में बहुत सोच रहे और अगर वो है तो वो एक फिलोसफी हो जाती है.
हम फिलोसफी में इंगेज हो रहे हैं. रियल लाइफ ethical dilemmas provide an excellent illustration. For example, situation arise in which we must balance our own needs against the needs of others we care about. An aging parent might require care, for instance. तो अच्छा, अब what should you do? एक जगह है जहां पर आप अगर शिफ्ट होंगे कि फॉर एग्जाम्पल यू लिव इन अ प्लेस कॉल्ड ए, ठीक है, यू लिव इन अ डिफरेंट स्टेट ए एंड आपको जॉब मिली है इन अ डिफरेंट स्टेट बी. नाउ देयर आर टू थिंग्स. ये पहला है कि आपके पेरेंट्स बहुत बीमार रहते हैं, आपको उनकी फिजिकली हेल्प करने की जरूरत वहां पे रहती है, पर जो आपको स्टेट ए में मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स के उसमें ही मिला है जॉब, उसकी सैलरी इज फॉर से 20,000 रुपीज. ओके, नाउ एक स्टेट बी है, स्टेट बी में जो आपको जॉब मिल रही है उसकी सैलरी इज 1 लाख रुपीज. नाउ यू विल हैव अ फिलोसॉफिकल डिलेमा कि क्या आपको वहीं रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, मेरे पहले मुझे पेरेंट्स की हेल्प करने की ज्यादा जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगी, ये जाऊंगा, ठीक है. कुछ को लगेगा कि नहीं यार, मैं इतने पैसे कमाऊंगी तो फिर लगा दूंगी एक हेल्पर, वो करते रहेंगे, मेरा पैसा, हमको पैसे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए. सो दिस इज अ फिलोसफी, क्योंकि दोनों जगह अपनी अपनी सही है. एक बोलता है कि फिजिकल केयर करने की, और एक मॉनिटरी हमें सपोर्ट भी जरूरी होता है, पैसे भी जरूरी होते हैं, बिना उसकी दवाइयां हैं, ये है. सो दैट इज काइंड ऑफ अ डिलेमा. और जब हम ऐसे डिलेमास में पढ़ते हैं, किसी एक ही टॉपिक को बहुत सोच रहे थे, करूं नहीं करूं, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो हम लोग फिर फिलोसफी पढ़ रहे हैं, फिलोसफी का एक पार्ट बन रहा है. Of course, we will try to determine the extent of our obligation, but we might go beyond this and ask what makes this our obligation, or even more generally, what makes anything our obligation. Is it simply that it strikes us that way, or is there some feature of situations that requires a certain response? If we are led to question like these, the rest of the university's curriculum will be of little help. Other questions tell us how things are, or how they work, or how they care about, but not what we should do or why. Why should we do it? Unfortunately, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि most people reach this point in their reflection, they really didn't know what to think next. तो ये अगर हम इन क्वेश्चंस में गए, ऑब्लिगेशन वगैरह इन सब चीज़ों की बातें करने लगी, तो हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमारे कोई काम का नहीं है. बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स में क्या बताया गया है कि चीज़ें कैसी थी, कैसे एग्जिस्टेंस में आई, क्या हुआ, लेकिन ये बारे में बात नहीं करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, वॉट इज इट दैट वी शुड डू. Unfortunately, when most people reach this point in their reflection, they really don't know what to think next. तो जब इस पॉइंट पे पहुंच जाते कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे और हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए. Of course, ethical dilemmas जो होते हैं are not the only questions that lead one into philosophy. For instance, these days a controversy exists as to whether intelligent design is a scientific theory on all fours with evolution. तो हाँ, एथिकल डिलेमास जो है वो सिर्फ ओनली क्वेश्चंस नहीं जो हमें फिलोसफी, मतलब कि जैसे हमने ऊपर जितने भी अभी देखे वो सारे एथिकल डिलेमास क्वेश्चंस थे कि ये करे कि वो करे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फिलोसफी है. जैसे आजकल एक कंट्रोवर्सी है कि इंटेलिजेंट डिजाइन जो है is a scientific theory on all fours with evolution. Although many scientists are prepared and qualified to answer this question, in fact, it is not a scientific question. You aren't likely to find an article about it in a scientific journal. It is rather a question in the philosophy of science. तो हम जो क्वेश्चंस भी पूछते हैं वो साइंस की फिलोसफी में, मतलब साइंस के नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है. टू टेक क्वाइट अ डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ फिलोसफिकल क्वेश्चंस क्रॉप अप इन एवरीडे कॉन्टेक्स्ट. अभी तक हमने जो देखा वो व्हाट इज ब्यूटी, हम लोग ऐसे डेली में तो व्हाट इज ब्यूटी, आर्ट क्या होता है, ट्रूथ क्या होता है, हम लोग ऐसे डेली में नहीं पूछते. तो जैसे कि अगर हम ऑर्डिनरी लाइफ के उससे रिलेट करके देखें तो साई-फाई मूवीज ऑफन पोर्ट्रे रोबोट्स दैट थिंक लाइक पीपल.
विल इट someday be possible to build a robot that can actually think? ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर फिलोसॉफिकल आंसर होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रोबोट जो है, मतलब हम एक इंसान एक ऐसा रोबोट बनाए जो कि एक्चुअल में सोच सकता है. तो ये एक फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्स हमें इसका देना पड़ेगा. ये है कि हम यू माइट जस्ट वेट एंड सी व्हाट दे कम अप विद, बट विल दैट हेल्प? हम कब तक वेट करेंगे? हम क्या कब तक हम वेट करते रहेंगे कि अच्छा देखते हैं क्या होगा क्या होगा? दैट्स नॉट पॉसिबल. So, even if scientists succeed in building a robot that walks and talks and acts like Metro in real steel, one still might reasonably deny that the robot actually thinks. It isn't made out of flesh and blood, you might say. तो यही बात हो गई कि अच्छा हमने चलो साइंटिस्ट ने ऐसा पूरा बना भी दिया तो सोच रहा है, जवाब दे रहा है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि नहीं, ये रोबोट सोच नहीं सकता है. इसमें जितनी भी नॉलेज है वो हमारी दी हुई है, हमने इसमें उतना नॉलेज डेटाबेस दिया है. the robot, the machine cannot actually think. और वैसे भी वो जो रोबोट है वो फ्लैश ब्लड का तो बना हुआ नहीं है. इज इट परहैप्स बिकॉज कंप्यूटर्स डोंट हैव सोल्स और आरंट अलाइव? तो क्यों वो ऐसा बोल रहे कि सोच रहे थे? क्योंकि क्या वो जिंदा नहीं है? क्योंकि उसमें सोल नहीं है? सोल होता क्या है? कंप्यूटर्स अलाइव क्यों नहीं है? और अलाइव होने का मतलब क्या होता है? जिंदा रहने का मतलब क्या होता है? ये सारे क्वेश्चंस जो है वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है. और जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा, ये प्रेसिंग क्वेश्चंस नहीं है, अर्जेंट नीड वाले क्वेश्चंस नहीं है. इनके लिए टाइम चाहिए, इनफैक्ट अति बहुत ज्यादा टाइम चाहिए इनको एनालाइज करने के लिए. As can be gathered from what we have said so far, an important feature of philosophical questions is that they cannot be answered in any straightforward way by the experimental method. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर कैसे क्यों वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आंसर नहीं किया जा सकता? इसके लिए एक एग्जाम्पल क्या हुआ है, जैसे कि रिसेंटली एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट ने एक पैरालाइज्ड वुमेन मतलब एक औरत है जिसकी बॉडी मतलब हाथ पैर मूव नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती, पैरालाइज हो चुके हैं. उस औरत के ब्रेन में एक चिप लगा दी ताकि उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते रहे ब्रेन से कंप्यूटर के लिए. मतलब वो चिप इंसर्ट करने से वो चिप जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स औरत के ब्रेन से कंप्यूटर में भेजेगी. अब कंप्यूटर जो है वो सिग्नल को डिकोड करेगा और फिर उसको एक रोबोटिक आर्म को भेजेगा. तो उस औरत का नाम है कैथी, जो पहले अपना खुद का हाथ नहीं हिला सकती थी, लेकिन अब कंप्यूटर चिप की मदद से बट कैन मेक द रोबोटिक आर्म मूव विथ हर थॉट्स. तो आप सोच रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या? एक औरत है, वो अपना हाथ पैर हिला नहीं सकती, पैरालाइज्ड है. तो साइंटिस्ट ने क्या करा, उसके दिमाग के अंदर एक चिप को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और उसको रोबोटिक आर्म से उसको फिक्स कर दिया. अब होता यह है कि चिप की मदद से जब भी वो सोचती कि अच्छा मुझे मेरा हाथ ऊपर उठाना है, तो वो चिप जो है वो सिग्नल्स को कंप्यूटर को भेजता है. अब जो कंप्यूटर है वो इन सिग्नल्स को डिकोड करके उन सिग्नल्स को भेजता है, उन ऑर्डर्स को भेजता है एक उसके रोबोटिक आर्म को, और फिर उसका रोबोटिक आर्म वही करता है जो वो सोचता है कि अच्छा हाथ उठाना है, तो वो आर्म हाथ उठा लेता है. तो बेसिकली कैथी इनडायरेक्टली अपना वो रोबोटिक आर्म जो है वो कंप्यूटर मतलब अपने थॉट से कंट्रोल कर रही है. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो कंप्यूटर चिप एक फिजिकल थिंग है और कैथी के ब्रेन में जो है वो भी फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, क्योंकि अगर वो एक चिप वो कर पा रहा है तो वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं, वो एक इलेक्ट्रिकल चीज है जिसको चिप जो है वो ट्रांसमिट कर पा रहा है. बट इफ इज कैथीज थॉट समथिंग डिफरेंट और सेपरेट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल, तो अब ये बात होती है कि फिर ऐसे तो एक कंप्यूटर भी जिंदा चीज हो गई ना. अगर हमारे जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सिग्नल सेंड कर रहा है तो फिर कंप्यूटर भी जिंदा है, वो भी फिर तो एक जिंदा चीज है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं. तो ये जो है ये सभी बिल्कुल पुराने बहुत कब से चले आए हुए फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से इनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता. इसमें बहुत ज्यादा एनालाइज, डिबेट, डिस्कशन, मतलब बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. फिलोसोफर्स जो है वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो बहुत कई बार एग्जाम्पल लगती है, जो हमें इतनी मतलब एग्जाम्पल के लिए बहुत ज्यादा हमें ऑब्वियस लगती है, इतनी ऑब्वियस कि हम सोचते हैं, जैसे कि द नेचर ऑफ चेंज, बदलाव जो आता है. अब चीजें तो बदलती है ही सही, तो हम लोग ये नहीं सके हाँ ठीक है क्या है बदलने में क्या है, ठीक है पेड़ है पहले छोटा था वो उग के बड़ा हो गया. अच्छा हमारे पास कोई सपोज चेयर पड़ी थी, अब वो फिर थोड़ी सी टूटी फूटी रस्टिक पुरानी ओल्ड सी हो गई, तो वो चीजें बदलती है. उसमें नया क्या है, दीवारें हैं तो वो बदलती है, चेंज आता ही है. लेकिन अगर वो चेंज होता है तो इफ समथिंग चेंजेड इट बिकम्स डिफरेंट, सो व्हाट. तो
क्या उससे क्या मतलब, वो अलग हो जाती है क्या? तो पहला, अगर हमारे पास एक दूसरी चीज है तो क्या हम दो अलग अलग चीजों को देख रहे हैं या फिर एक ही चीज है वो? क्या दो अलग अलग चीजें, कि एक ओरिजिनल है, दूसरी नई वाली दूसरी चीज है, वो दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग शुडंट वी से नॉट समथिंग चेंज बट रादर इट वाज रिप्लेस्ड। अब अगर हम बात करें कि कोई चीज चेंज हो गई है, तो क्या ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो चेंज नहीं हुई है, वो रिप्लेस हो गई है? क्योंकि पहले से अगर देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, वो बदल चुकी, तो वो चीज रिप्लेस नहीं हो गई। अगर मतलब बीते हुए सालों में हमने, you replaced every part in the Prius you bought, every part, the engine block, all door panels, each nut. Prius is a name of a car. हर उसको रिप्लेस कर दिया, उसका स्टील ग्लास वगैरह एवरी छोटी से छोटी चीज को हमने अगर उसको रिप्लेस कर दिया, क्या वो हमारे पास सेम प्राइस सेम वो चीज बचेगी? अगर हमने सारे ओरिजिनल पीसेस को, मतलब कहने का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक टॉय है, ठीक है, ऐसे टॉयज आते हैं जिसे हमें जोड़ के करके बनाना आता है। आपने उस टॉय का पूरा अस्थि पंजर ढीले कर दिए, नट बोल्ट निकाल दिए, सब कुछ कर दिया, और उससे फिर ओरिजिनल वाले से कुछ दूसरा, मतलब ओरिजिनल वापस से वही टॉय बना दिया। ओके, तो क्या वो टॉय अभी भी वही ओरिजिनल टॉय है या वो रिप्लेस हो चुका है? हैज इट रिप्लेस्ड, हैज इट चेंज्ड, इज इट द ओरिजिनल थिंग? क्योंकि आपने तो इसके सब कुछ तोड़ ताड़ के फिर वापस जोड़ दिया है। तो व्हाट इज इट? परहैप्स ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस ऑफ नोमेनक्लेचर और सिमेंटिक्स एंड ऑफ नो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ कहने के लिए क्वेश्चंस, इसका कोई प्रैक्टिकल इंटरेस्ट नहीं ऐसा लगता है। लेकिन धीरे धीरे हमारी लाइफ टाइम में एवरी मॉलिक्यूल इन अ पर्सनस बॉडी में पॉसिबली और प्रॉबेबली भी रिप्लेस्ड। हम कहते हैं कि सेल्स मरते हैं, डेड स्किन स्किल्स वो शेड हो जाती है, नए सेल्स आ जाते हैं। तो पूरी लाइफ टाइम में अगर हमारे सेल्स जैसे मर के बदलते रहते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि भाई 4 साल या 40 साल पहले एक आदमी ने अगर किसी का मर्डर किया, तो 40 साल बाद वो तो सेम आदमी बचा ही नहीं, अगर हम इस कंक्लूजन पे बचे, क्योंकि वो पूरा के पूरा रिप्लेस हो गया, उसके सारे सेल्स बदल गए, तो वो तो आदमी ही दूसरा हो गया ना, वो सेम तो है ही नहीं। तो अगर अब ये भी चलो मान ली कि नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द यंग मैन इज इन द ओल्ड मैन, wasn't the young man in fact replaced? अगर पूरे सेल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सभी चीजें अगर वो चेंज हो गई, मर के दूसरी आ गई, तो फिर यंग मैन में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स थे वो तो ओल्ड मैन में थे ही नहीं, वो मर्डरर में, तो क्या वो चेंज नहीं हो गया? तो फिर हम कैसे उस ओल्ड मैन को सजा दे सकते हैं जो क्राइम उस यंग मैन ने कमिट किया, जबकि ओल्ड मैन और यंग मैन के सारे मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो चुके हैं? बाकी टाइम पे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जो है वो कम अप एंड बिलीव्स डोंट फिट टुगेदर द वे वी वुड लाइक। वी बिलीव फॉर एग्जांपल दैट एनीथिंग दैट हैपेंस वाज कॉज टू हैपन। अब जैसे कि हम लोग ऐसा मानते कि यार भाग्य में, किस्मत में ये तो होना ही था, जो है वो लिखा हुआ था, मतलब ना लिखा हुआ है पहले से। तो हमें ये भी लगता है कि अ कॉज मेक्स इट इफेक्ट हैपन, कि कोई कुछ ना कोई ऐसी पावर है, कोई शक्ति है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये सब करवा रहा है, मतलब ये सब हो रहा है हम चीजें, कि हमारा कुछ ना कोई है जिसने ये सब चीजों की रचना करी है, बनाया है। तो इफ स्पॉइल्ड मीट कॉज्ड यू टू गेट सिक, इट मेड यू सिक। But we also believe that when we voluntarily decide to do something, nothing made us decide. And that belief seems to imply that a decision wasn't caused. तो अब एक तरफ हम बोले कि यार ये जो भी हो रहा है ना, कि अच्छा ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार शादी तो भाग्य का खेल है, नौकरी किस्मत से मिलती है, नौकरी, शादी शादी हर किसी की नहीं हो जाती, बच्चे, पति वगैरह, कितनी सारी चीजें ऐसे डेली लाइफ में बोलते हैं हम बहुत। तो अगर ठीक है, अब वो ओके मान लो कि ठीक है वो हमारी किस्मत से हुआ है। अब शादी के पहले अगर कोई सोचता है कि यार मुझे तो भाग जाना है, मुझे शादी कल नहीं करनी, तो क्या वो उसने खुद ने डिसीजन लिया या उससे किसी ने दिलवाया है, उससे करवाया गया है ये डिसीजन, कि कोई ऐसी एक्सटर्नल अनसीन पावर, कोई ऐसी कॉज है जो उससे ये सब करवा रहा है कि उसको शादी के पहले भगवा रहा है? बट अगर ऐसा होता तो थॉट तो उसके माइंड में आएगा कि मुझे भागना है शादी से पहले, मुझे शादी नहीं करनी है। तो व्हाट इज इट? ये एक क्या डिलेमा है, ये क्या है? मतलब हम लोग कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, प्री डिसाइडेड है नहीं है, ये पूरा पूरा जो है इनके बारे में सोचते हुए हम एक्चुअली में फिलोसफी में अपने आप को इंगेज कर रहे हैं। ओके, द डिविजन्स ऑफ फिलोसफी। अब फिलोसफी में क्या डिविजन्स, कौन से कितने डिविजन्स हैं? Most philosophical questions tend to fall in one of these 4 areas. टोटल 4 एरियाज हम लोग डिस्कस करेंगे।
moral physics, social philosophy, political philosophy and aesthetics. तो ज़्यादातर philosophical questions जो है वो इन चारों areas में ही fall करते हैं. Questions related to being or existence जिसे कहा जाता है metaphysics. तो metaphysics क्या है? वो branch of philosophy है जो इन क्वेश्चंस के साथ कंसर्न्ड है कि जैसे कि मेटाफिजिक्स के दो बेसिक क्वेश्चंस क्या है, बीइंग क्या है, मतलब क्या ये जो जीवित है, सोल, मन, चित, ये क्या है, और उसके फंडामेंटल फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कि क्या बीइंग बॉडी में होता है या बॉडी को मिला के बीइंग बनता है, बिना बॉडी के बीइंग बनता है, क्या बीइंग के पास उसके खुद का कॉन्शियस होता है, नहीं होता है, ये सब चीजें. तो ये सबसे दो बेसिक हम कह सकते हैं मेटाफिजिक्स के क्वेश्चन है कि बीइंग क्या है, उसका एग्जिस्टेंस. कोई बोलता है कि सोल हमारी अलाइव है, कोई बोलता है कि हमारा कॉन्शियस है, कोई बोलता है सेल्फ है, कोई बोलता है कि सब अपनी अपनी हम इंडियन फिलोसफी के स्कूल में हमने, आप वीडियोस में जाके चैनल डीमिस्टिफाई पे चेकआउट कर सकते हैं, उस पर सब हमने डिस्कस करा हुआ है कि कैसे अलग अलग स्कूल्स क्या क्या मानते. न्याया मानता है कि सेल्फ है, तो कोई मानता है क्या है. तो व्हाट इज इट एक्चुअली. क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी. तो एक तो हो गया मेटाफिजिक्स, दैट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू बीइंग और एग्जिस्टेंस. अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉलेज विच इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजी. इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. अब नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या, थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है. जैसे कि नॉलेज का नेचर कैसा है, उसके क्राइटेरिया, सोर्सेस, हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है, नॉलेज होती क्या है, कैसे पता चलता है, ये बेसिक क्वेश्चंस. ट्रूथ क्या है, ब्यूटी क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, क्या ट्रूथ एक्चुअल में ट्रूथ है. जैसे हमने इंडियन फिलोसफी में हमने पढ़ा है कि जैन, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देयर इज रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ, कि एक ही ट्रूथ के बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं उसको व्यू करने के लिए. सो व्हाट इज इट देन, क्या है, ठीक है. तो एक एरिया तो हो गया मेटाफिजिक्स, दूसरा एरिया होगा एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा एरिया है क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैल्यूज, दैट इज मॉरल फिजिक्स, एथिक्स, दैट इज द फिलोसफी ऑफ. ओके, आई एम सॉरी गाइज, आई एम वेरी सॉरी, मैंने इसके पहले बोला था कि ये चार एक्चुअली मैंने बता दिए थे, बट इट्स नॉट दिस, दीज आर द सब parts of questions related to values. तो these are अलग. तो वैल्यूज से रिलेटेड के अंदर क्या कहते हैं, मॉरल एथिक्स, कि मॉरल जजमेंट्स की फिलोसफी, क्या ये सही है, क्या ये गलत है. हम जैसे कई बार एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक चोर था जिसको अपनी फैमिली के लिए बहुत अर्जेंट में पैसे चाहिए थे, कि उसकी फॉर एग्जांपल उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, मरने वाली थी, यंग वाइफ थी, और उसके लिए उसको पैसे चाहिए. उसने सारी चीज़ें ट्राई कर ली पर उसको पैसे का इंतजाम नहीं हुआ. तो एंड में वो क्या करता है कि वो पैसे कहीं से चुरा लेता है, ओके, और उतने ही पैसे चुराता है जिसको उसकी जितनी की जरूरत होती है. तो अब ये क्या सही है. अब चोर के पर्सपेक्टिव से देखो तो क्या वो उसे मरने दे, कोई उसके लिए वो ना करे, उसको बचाने की कोशिश ना करे. तो व्हाट इज इट, ये ऐसे मॉरल डिलेमास होते हैं, मॉरल जजमेंट्स होते हैं. सोशल फिलोसफी, दैट इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी और उसके इंस्टीट्यूशंस. हम सोसाइटी के बारे में आए दिन सोचते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज सोसाइटल कंसर्न्स क्या होते हैं, द वे यू शुड ड्रेस, द वे यू शुड स्पीक, द वे यू शुड एड्रेस योर एल्डर्स, स्कूल जाओ, ये करो. तो ये सब क्या है, ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है. This is a social life that we are living, Hindu, Muslim, everything. Then we have political philosophy जो कि state और उसके proper organization, administration के बारे में बात करता है कि क्या, which is a better form of government. Is it democracy? Is it despotism? What is the correct? Is it monarchy? Is it republicanism? Hierarchy? क्या है correct way of government? Then also we have aesthetics, मतलब art, judgments, value judgments about art. कि क्या उसकी वैल्यू क्या. अब आप कहेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, मोनालिसा में क्या है, ऐसा क्या लगे, उसने भी एक कागज के ऊपर लेके पेंट करा हुआ है, हम भी कर दे. व्हाट इज, अब आप ठीक है मोनालिसा तो ठीक है, आप वैन गॉग की स्टारी नाइट, नाउ व्हाट इज दैट, एनीबडी कैन पेंट इट, यूड से. तो क्या उसकी वैल्यू क्या है. तो जजमेंट अबाउट आर्ट. एंड द फोर्थ इज दैट इज लॉजिक, दैट इज pertaining to the theory of correct inference, valid reasoning. तो ये लॉजिक के बारे में तो हम ऑलरेडी हमारा कोर्स ऑन डीमिस्टिफाई पूरा कर चुके हैं. सो दीज आर द डिविजन्स ऑफ फिलोसफी, द 4 एरियाज ऑफ फिलोसफी जिसके बारे में मेजॉरिटी से डिस्कशन होता है, कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 4 एरियाज में जो है वो लाई करते हैं. ये मेटाफिजिक्स,
epistemology, values, and then we have logic. So these are the four main areas. Part 1 of this book is devoted to metaphysics and epistemology. अब हमें इसमें इस बुक का according to our syllabus, जो ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है हमने डिस्कस करा है, तो इट इज पेज 1 to 5 एंड पेज 13, 14 एंड 15. तो हमें वो ही करना है. सो वी डोंट हैव टू डिस्कस कि इस बुक में क्या है क्या नहीं है. तो although philosophy has four main branches, they do not each contain an equal number of theories. Your library probably has political. हाँ, तो यही बात है कि epistemology या aesthetic, मतलब कि दो इसके चार ब्रांचेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चारों में हमें इक्वल नंबर ऑफ कंटेंट मिलेगा या इक्वल नंबर ऑफ पीपल उस बारे में. कितने लोग आर्ट के बारे में सोचते होंगे, एस्थेटिक्स के बारे में सोचते होंगे? नॉट मेनी. मतलब हो सकता है कि मेटा नॉलेज के बारे में कितने लोग सोचते होंगे, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज नॉट. बट हाँ, मेटाफिजिक्स के बारे में काफी लोग सोचते हैं, यार क्या है, अगला जन्म होता है नहीं होता है, भगवान होते हैं नहीं होते हैं, हम क्या है, हम जिंदा है क्या, हम मरने के बाद क्या वापस हमारा सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है नहीं होता है. तो मेटाफिजिक्स में ज्यादा मिल सकते हैं हमको, पॉलिटिकल फिलोसफी में ज्यादा मिल सकते हैं, एस्थेटिक्स में कम मिल सकते हैं. सो दिस इज अनइवननेस इन ऑल दी फोर पार्ट्स, अमंग द फोर पार्ट्स. There are other ways of dividing. अब ये चार तो हमने देख लिया. तो और भी तरीके हैं कि हम फिलोसफी को डिवाइड कर सकते हैं. जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो फिलोसफी के कोर्सेज को वो करती है, तो दैट एग्जामिन द फंडामेंटल अजम्पशंस एंड मेथड्स ऑफ अदर डिसिप्लिन. हमने ऑलरेडी पढ़ा ही है कि फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, इन सब एरियाज में. तो फिलोसफी ऑफ साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज जो है वो पार्ट 1 में कवर्ड है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इशूज इन दीज टू एरियाज आर मेटाफिजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल इशूज. तो ये तो बुक के पार्ट को डिवाइड करते हुए बता रहा है. ओके, दिस इज नॉट रियली. Who said philosophy had no practical uses? Because I can no longer see it. The washing up ceases to exist. So this is kind of philosophy. क्या है? Because I can no longer see it. The washing up ceases to exist. मतलब कि अब वो कह रहा है कि मुझे तो ये दिखना ही बंद हो गया है अब. तो उसके प्रैक्टिकल यूजेस की मतलब हम फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज एग्जिस्टेंस, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज ट्रूथ. जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में है कि नहीं है, व्हाट इज रिलेटिव ट्रूथ, रिलेटिविटी, इन सब चीजों में. सो ओके, सो विद दिस हमारा फ्रॉम दिस बुक दिस इज ओवर. एंड प्लीज गाइज, यूनिट 1 इज नॉट येट ओवर. ये सिर्फ एक बुक से हुआ है. हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि देर आर सो मेनी अदर बुक्स. वी हैव रसल, वी हैव रामकृष्ण, एंड वी ऑल्सो हैव द कौटिल्य अर्थशास्त्र. So we have these 3 other books, and इसके बाद हमारा unit 2 will be over. Unit 1 will be over. Unit 2 की अगर हम बात करें, so metaphysics and knowledge. Metaphysics is a very easy topic. Okay, it's not very difficult topic. उसमें metaphysics में basically हमारे पास divisions हैं कि there are different schools of thought, there are properties, there are then processes and objects and all that, and उसमें division हमें मिलते हैं क्योंकि there are nominalists, fictionalists, process theories and all those things. And knowledge is also comparatively easy. बहुत ज़्यादा difficult नहीं है knowledge भी. What is ethics and what is art are again very small topics. So unit 2 and unit 3 are very small, short. And yes, unit 4 also, they're not very big, huge topics. They might seem a little confusing to some people, but no, apart from that, they are easy topics. Unit 2, 3, 4 are easy. Unit 1 is a little difficult because we have Russell here. Russell thoda sa, it's a difficult text to understand because the introduction is Russell is very heavy. But apart from that,
introduction to philosophy is not a very difficult subject. So bye guys and see you in the next video कि unit 1 के हम बाकी books को cover करते हुए भी. Goodbye.